नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने 2019 से 2024 तक के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। 2018 के हमने 125 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज इस लेक्चर में हम उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई एग्ज़ाम, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम और बाकी सभी जेई एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। इन सभी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन के ऊपर मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द डिज़ाइन ऑफ ए लेस कॉलम। लेस्ड कॉलम आपको दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। इन ए बोल्टेड कंस्ट्रक्शन द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार शुड बी 3 टाइम द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द एंड बोल्ट। जो लेसिंग होती है, लेसिंग की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 3 टाइम द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो बिल्कुल सही बात है भाई। 16 mm का डाया है तो भाई हम 50 mm यूज करते हैं। 20 mm का भाई बोल्ट होल है तो हम 60 mm विड्थ यूज करते हैं लेसिंग बार की। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ द फ्लैट ऑफ ए सिंगल लेसिंग सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। जो सिंगल लेसिंग होती है उसकी थिकनेस इफेक्टिव लेंथ के 1/40 टाइम्स होती है। तो बिल्कुल सही बात है। सिंगल लेसिंग होगी तो L/40 रहेगी थिकनेस, डबल लेसिंग रहेगी तो L/60 रहती है थिकनेस। थर्ड स्टेटमेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लेसिंग बार शुड बी लेस देन 40 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ बिल्ट अप कॉलम। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उससे 40 डिग्री से कम का एंगल होना चाहिए। जी नहीं, वर्टिकल एक्सिस से 40 से लेकर 70 डिग्री के बीच का एंगल होना चाहिए लेसिंग बार का। फोर्थ स्टेटमेंट, लेसिंग शुड बी डिजाइन फॉर ए ट्रांसफर शेयर ऑफ 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सियल लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं जो की वैल्यू होती है 2.5% ऑफ द लोड ऑफ द कॉलम। तो पहली, दूसरी, चौथी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। लेसिंग होती कैसी है भाई? आपका एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, इनको आपको आपस में जोड़ना है। तो भाई आप ऐसे लेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो इसको हम लेसिंग बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लेसिंग बोलते हैं। और जो ओरिजोनटल मेंबर रहता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उनको हम बैटन बोलते हैं। तो जो एंगल होता है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना होता है? 40 से लेके 70। इसकी थिकनेस कितनी होती है? L/40 या फिर L/60। भाई सिंगल L/40, डबल होगा तो L/60। अगला क्वेश्चन, द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 8.5 न्यूटन पर mm²। तो आपको कम बेंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी हुई है M25 ग्रेड की 8.5। वो वैसे भी पता हमारे को, भाई हम याद करते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो इसका बताना है। तो मॉडुलर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अगर हमें शॉर्ट टर्म निकालना है तो भाई कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है फ्रेश कंक्रीट की क्या होती है? 5000√FC की। क्या होती है? 5000√FC के। और स्टील की आपको पता ही है 200 गीगापास्कल, या फिर हम लिख सकते हैं 2 × 10⁵ मेगापास्कल। तो स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखी, कंक्रीट की कैसे लिखोगे? 5000√FC के। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए निकालना हो तो हमें क्रीप का इफेक्ट लेना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्रीप का इफेक्ट लेना पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 280/3 सिग्मा CBC। लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो क्या होता है? क्रीप का इफेक्ट लेंगे तो हम 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या है भाई? कंक्रीट की बेंडिंग कंप्रेशन में स्ट्रेंथ, जो कि हमें दे रखी है 8.5। फॉर्मूले में पुट करेंगे, लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो आ जाएगा हमारा 11 और शॉर्ट टर्म हमारा क्या आ गया था? 9, 8 आया है। तो ये सॉल्व आप कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। शॉर्ट टर्म मॉडुलर इलास्टिसिटी M25 ग्रेड के लिए 8 और लॉन्ग टर्म 11। अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शॉर्ट सर्कुलर कॉलम ऑफ 300 mm डायमीटर विद 1% हेलिकल रीइंफोर्समेंट ऑफ Fe415 ग्रेड स्टील एंड कंक्रीट ऑफ M20 ग्रेड इज नियरली। भाई एक सर्कुलर कॉलम है इस टाइप का, ठीक है। शॉर्ट लेंथ है इसकी Fe415 दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है? हम LSM के हिसाब से सोल्व करेंगे। Fe415 दिया हुआ तो LSM के हिसाब से सोल्व करेंगे। और LSM में जो शॉर्ट कॉलम होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 0.4 FC इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील। भाई ये तो हो गई स्टील की स्ट्रेंथ 0.67 FY, कंक्रीट की लेते हैं 0.4 FC और उसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है। अब इसमें क्या दे रखा है भैया? आपका सरिया है, ठीक है। इस सरिये को ऐसे हेलिकल रीइंफोर्समेंट से लपेट रखा है, तो हम 5% एक्स्ट्रा लेते हैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट के केस में, इसलिए हमने इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ दे ही रखा है भाई। 300 mm डायमीटर है कॉलम का,
तो भाई कंक्रीट कितनी होगी, π/4 × 300 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है स्टील की क्वांटिटी, क्योंकि स्टील बहुत कम होती है, तो 19-20 का फर्क आता है, वो चल जाता है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट हमने कितना ले लिया, π/4 × 300 का स्क्वायर। इसने वैसे क्या करा, 99% से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1% इसमें स्टील थी। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते तो भी बात चल जाती, कोई इतनी दिक्कत वाली बात आती नहीं है। और स्टील कितनी है, स्टील है इसके अंदर 1%, वो आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। स्टील है 1% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि 1%, यानी कि 0.01 मल्टीप्लाई बाई π/4 × 300 का स्क्वायर। फॉर्मूले में आपको पुट करना है भाई, कंक्रीट की स्ट्रेंथ 0.4 FCK, कंक्रीट की उसकी स्टील की स्ट्रेंथ 0.67 FCK, कंक्रीट की 0.4 और स्टील की 0.67। हेलिकल था तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द मेन स्टील रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। भाई कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के अंदर मेन स्टील रीइंफोर्समेंट हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ऑन दी बैकफिल साइड इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। भाई जिस साइड मिट्टी है ना उस साइड हम प्रोवाइड करेंगे। जो रीइंफोर्समेंट होती है भाई सरिया होता है, हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे टेंशन होती है, टेंशन वाली साइड हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। अब आप इसको इमेजिन करके देखना, डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, इसके राइट हैंड साइड के ऊपर मिट्टी है, तो ये हमारी जो रिटेनिंग वॉल है वो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ झुकने की कोशिश करेगी। तो भाई राइट हैंड साइड वाला जो फाइबर है वो खींचेगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फाइबर है वो दबेगा, यानी कि उसमें कंप्रेशन आएगा, और राइट हैंड साइड वाले के अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो हमें स्टील कहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस तरफ मिट्टी है, यानी कि राइट हैंड साइड में, जो मैं आपको डायग्राम दिखाने लग रहा हूँ इसके हिसाब से। तो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जिस साइड मिट्टी है, क्योंकि वहाँ हमारा टेंशन आने लग रहा है। अगला क्वेश्चन, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट इन द डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन एंड फ्लेक्सुरल टेंशन। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द M25 कंक्रीट इन द डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन एंड फ्लेक्सुरल टेंशन आर रिस्पेक्टिवली। भाई आपको M25 ग्रेड की कंक्रीट दी हुई है और उसकी आपको ये सब स्ट्रेंथ बतानी है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में कितनी स्ट्रेंथ होती है, भाई अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था ना, कॉलम के अंदर हमने उसका लोड निकाला था, कितना लोड ले सकता है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी देखी थी, 0.4 FCK। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी डायरेक्ट कंप्रेशन में, 0.4 FCK। FCK आपको पता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, 25। उसी तरीके से बेंडिंग के अंदर उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ हम कितनी लेते हैं, बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ हम कितनी लेंगे, 0.446 FCK। जो लिमिट स्टेट मेथड आप यूज करते हो उसके अंदर जो कंप्रेशन साइड में एक्सट्रीम फाइबर होता है वहाँ हम कितनी स्ट्रेंथ लेते हैं कंक्रीट की, 0.446 FCK। और फ्लेक्सुरल टेंशन में कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो जो उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 0.7 √FCK। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.7 √FCK। भाई जो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम वो टेस्ट करते हैं, क्यूब लेते हैं, उसको 150 mm दूर रख के उसके ऊपर बेंडिंग लगाते हैं। तो फ्लेक्सुरल टेंशन में हम स्ट्रेंथ निकालते हैं 0.7 √FCK। तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आपको पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डबल पिच रूफ ट्रस ऑफ स्पैन 20 मीटर एंड राइज 2.5 मीटर आर प्लेस एट 8 मीटर स्पेसिंग। भाई आपको डबल पिच का रूफ ट्रस दिया हुआ है जिसका स्पैन है 20 मीटर का, 2.5 मीटर का राइज है और 8-8 मीटर की स्पेसिंग पे हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। मैक्सिमम लाइव लोड कितना होगा, ये कुछ इस तरीके से डबल पिच, यानी कि ऐसे ये स्पैन आपको दिया हुआ है 20 मीटर का, और जो ये अगला ट्रस और इसके बीच का जो दूरी है वो आपको दी हुई है 8 मीटर की स्पेसिंग। आपको मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन आएगा भाई, यहाँ पे जो ये सपोर्ट है यहाँ पे कितने का रिएक्शन आएगा, तो वो पता करने के लिए आपको लाइव लोड पता होना चाहिए। हम लाइव लोड कितना लेते हैं, लाइव लोड वैसे तो हम एक तो लेते हैं 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक हम लेते हैं भाई, अगर इसको किसी एंगल पे हमने लगा के रख दिया, भाई हमारी ट्रस वाली रूफ है किसी एंगल के ऊपर पिच रूफ है हमारी, तो उसके अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे इसकी 20 मीटर इसका स्पैन हो गया, 2.5 मीटर का राइज है, तो जो एंगल थीटा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा 2.5/10, थीटा आ गया हमारा 14 डिग्री, थीटा आ गया हमारा 14 डिग्री। तो इस रूफ ट्रस के ऊपर लाइव लोड कितना होगा, 0.75 माइनस थीटा माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 0.02, यानी कि 10 डिग्री से ज़्यादा जो हमारा थीटा एंगल हो जितना भी ज़्यादा होगा हम कितने से माइनस कर देंगे उसको, 2 न्यूटन
वो 20 न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर से उसको हम कम कर देंगे। 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से जो लाइव लोड है उसको हम कम कर देंगे और हम स्टार्टिंग में कितना एज्यूम करके चलेंगे 0.75। ये वाला क्वेश्चन एसएससी के अंदर मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो लाइव लोड कितना आ गया उसके ऊपर भाई 0.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड कितना आ गया 0.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो और मैक्सिमम लाइव लोड उसके ऊपर कितना होएगा भाई, ये तो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है और हमें किसके ऊपर बताना है, एक सपोर्ट के ऊपर। एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, तो एक सपोर्ट के ऊपर कितना आएगा टोटल डिवाइड बाय 2। फ्लोर का एरिया कितना भाई 20 मीटर का, तो ये इसका स्पैन था और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 8 मीटर, तो एरिया कितना हो गया 20 × 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 53.6। आंसर आपका क्या आ जाएगा 53.6। बाकी इन्होंने ये बता रखा है, ये वाला ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं करने लग रहा था, इस वजह से हमने क्या किया 0.75 लेके सॉल्व किया, तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया 16 किलो न्यूटन का। तो पेपर में ऐसे भी हो सकता है भाई आप तो पूरे अच्छे से सॉल्व करो और कहीं वो ऑप्शन मैच ही ना करे, तो इस तरीके से भी आपको बहुत बार करके देखना पड़ सकता है। बाकी सही तरीका इसका क्या, ये आंसर 53.6। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रूफ ट्रस के ऊपर लाइव लोड हम कैसे निकालते हैं। जो एंगल है 10 डिग्री से जितना भी ज़्यादा होगा तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से उसके लाइव लोड को हम कम करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्राउंड मोशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज ए रैंडम इन नेचर, फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन थ्रू दी। तो अर्थक्वेक के अंदर जो ग्राउंड मोशन को स्टडी करने के लिए उसको हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, फोरियर सीरीज़ की हेल्प से उसको हम हार्मोनिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगला वैसे सिलेबस में नहीं आएगा ये, बस देख लेना, अर्थक्वेक होगा तो फोरियर सीरीज। एन आरसीसी स्ट्रक्चर विद द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ 1.2 सेकंड वाइब्रेट, चलो इसको भी छोड़ो, ये वाइब्रेशन वगैरह वाले हमारे में नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो ये भी टाइम पीरियड के रिलेटेड है, इसको भी रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैसनरी स्ट्रक्चर हैज ए प्रिज्म स्ट्रेंथ ऑफ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर विद कोहेजन रेशियो 0.25, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस ऑफ द मैसनरी आर रिस्पेक्टिवली। भाई मैसनरी का स्ट्रक्चर है, प्रिज्म स्ट्रेंथ उससे कितनी दे रखी है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये प्रिज्म क्या होता है, जो अब क्यूब बनाते हैं ना भाई, कंक्रीट के अंदर तो आपने क्यूब बना लिया, सीमेंट में भी हम क्यूब बना लेते हैं, लेकिन जो मैसनरी होती है ईंटों की स्ट्रेंथ देखने के लिए हम उसका प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्यूब टाइप से ही होता है, बस इतना समझ लो आप। हमने क्यूब बना ली, उसकी स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बतानी है, तो जो ब्रिक होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 550 Fm। ब्रिक्स के लिए इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है 550 इंटू प्रिज्म स्ट्रेंथ। तो प्रिज्म स्ट्रेंथ हमें 10 दी हुई है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो गया 5500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और शियर मॉडुलस यानी कि जी निकालना है, तो आपको पता है E = 2G 1 + μ। जी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो भाई, पॉइजन रेशियो आपको पता ही है। बस इसमें जो नया फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो वो कौन सा है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द ब्रिक = 550 Fm। Fm क्या है, प्रिज्म की स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन, सरफेस टेंशन इन ए सोप बबल ऑफ 20 mm डायमीटर व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 2 Nm पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। सोप जो बबल होता है, आपने एक बबल बनाया, ठीक है, मैंने एक बुलबुला बनाया साबुन से, उसके अंदर का जो प्रेशर है बाहर के प्रेशर से 2 Nm पर मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। इस चीज़ को याद रख लेना, जो बबल हो गया, बुलबुला हो गया, पानी की ड्रॉप हो गई या वाटर का जेट हो गया, उसके अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। कितना ज़्यादा होता है उसके फॉर्मूले आपको पता ही है भाई। वाटर की ड्रॉपलेट होती तो हम क्या लेते हैं 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। बबल होता है तो हम कितना लेते हैं 8 सिग्मा डिवाइड बाई डी। और ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस टेंशन, डी होता है डायमीटर। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रख, अच्छा सरफेस टेंशन आपको निकालना है, उसका डायमीटर दे रखा है भाई 20 mm का डायमीटर। तो सरफेस टेंशन आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको प्रेशर डिफरेंस दे रखा है, फॉर्मूले में पुट करना है आपको। प्रेशर डिफरेंस बुलबुले के अंदर कितना होता है 8 सिग्मा डिवाइड बाई डी। डायमीटर आपको पता है, चेंज इन प्रेशर आपको पता है 2 न्यूटन। सरफेस टेंशन आ गया आपका 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेबर वेलफेयर।
लेबर वेलफेयर के बारे में स्टेटमेंट है। भाई जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे सिलेबस में आने के कम ही चांस है, बाकी देख लेते हैं। वर्क प्रोम्प्टेड बाय मेयर सिंपैथी एंड काइंडनेस मे डिजनरेट एंड मे इंजीरियस द वर्कर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वर्क प्रोम्प्ट बाय द सिंपैथी एंड काइंडनेस में डिजनरेट, भाई केवल आप काम ले रहे हो सिंपैथी से और दयालुता से तो वो खराब हो सकती है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है वर्कर की उसको इंजरी पहुंचा सकती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ए लार्ज स्केल पोजेस द प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड इट्स वेलफेयर। भाई बहुत स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उस वजह से लेबर के सामने मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसके वेलफेयर के रिलेटेड। तीसरी स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन लेबर इज स्टिल लार्जली अनऑर्गेनाइज एंड हैंस लैक इन दी वेलफेयर मेजर। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो अनऑर्गेनाइज है, भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, और भाई उसको कप वेलफेयर में इस वजह से उसको में प्रॉब्लम भी आती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। दूसरी तीसरी तो आसान है समझनी, पहले वाली स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी इसको याद कर लेना। भाई वर्कर को ये नहीं भाई सिंपैथी दिखा के आपने काम करवा लिया, भाई उसको ढंग से पैसे दो सब कुछ करवाओ, ये थोड़ी ना है भाई केवल सिंपैथी से काम करवा लिया। अगला क्वेश्चन, ए सोयल सैंपल हैज़ एन एवरेज ग्रेन डायमीटर ऑफ 0.03 mm, साइज ऑफ इंटरस्टाइस इज 1/8 ऑफ द मीन ग्रेन डायमीटर, द सिग्मा ऑफ वाटर इज 0.075 ग्राम पर सेंटीमीटर। भाई सरफेस टेंशन आपको दे रखा है 0.075 पर सेंटीमीटर, तो कले में कितनी हाइट तक वाटर वो पहुँचेगा। और जो कैपिलरी होती हैं भाई सोयल का पार्टिकल का तो साइज है 0.03, और सोयल के अंदर जो छेद है वोइड है उनका साइज है 1/10 ऑफ 0.03। तो सिंपल सरफेस टेंशन कितनी हाइट होती है कैपिलराइज की, वो फॉर्मूला लगाना 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, यही फॉर्मूला होता है। बस पुट करना, सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, थीटा हमें दे नहीं रखा है, तो जिस क्वेश्चन में आपको थीटा दे नहीं रखा यानी एंगल नहीं दे रखा तो उसको 0 एज्यूम करना होता है। और भाई जो छेद होते हैं यानी कि कैपिलरी है उनका साइज कितना है 1/8 टाइम्स ऑफ दी मेन डायमीटर, वो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था। तो फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। अगला क्वेश्चन, जेट ऑफ वाटर हैज डायमीटर ऑफ 0.3, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.2, एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द जेट ऑफ डायमीटर विल बी। तो सरफेस टेंशन का ही क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। भाई पानी का बुलबुला हो, पानी की बूंद हो या जेट हो, वाटर जैसे पाइप से पानी का जेट निकलता है, सभी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, सभी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है, पाइप के केस में होता है तो 2 सिग्मा बाई डी, बुलबुले वो पानी की बूंद के अंदर ड्रॉप के अंदर 4 सिग्मा बाई डी, और बबल के अंदर 8 सिग्मा बाई डी। तो इसमें प्रेशर डिफरेंस हमारा पानी का जेट है तो 2 सिग्मा बाई डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.048, और अंदर ज़्यादा होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm इंटरनल डायमीटर इज इमर्ज इन ऑयल ऑफ डेंसिटी 940 kg per meter cube to a depth of 9 mm. If pressure of 148 Newton per meter square is needed to form a bubble which is just released, what is the surface tension of the oil? तो आपको सरफेस टेंशन बताना ऑयल का। भाई 2.5 mm इसका इंटरनल डायमीटर है, कुछ इस टाइप से देखिए आप इसको। भाई ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप आए आपने क्या करा, आपने एक पाइप ली, ये आप हो, यहाँ से आपने हवा फूंक मारी और यहाँ पे एक बुलबुला बना दिया, यहाँ आपने क्या बना दिया, फूंक मार के एक बुलबुला बना दिया। तो कुछ इस टाइप से कहना चाह रहा है ये। अब अगर ये बुलबुला बाहर होता, हवा के अंदर होता, तब प्रेशर डिफरेंस हम कितना लेते 8 सिग्मा बाई डी। लेकिन अब ये पानी का बुलबुला इस पानी के चारों तरफ है तो इसके अंदर हम प्रेशर डिफरेंस कितना लेंगे, इसके अंदर हम प्रेशर डिफरेंस लेते हैं 4 सिग्मा बाई डी, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इस वाले केस में क्या था, इधर भी हवा है इधर भी हवा है, ठीक है, इधर भी एयर इधर भी एयर, तब हम 8 सिग्मा बाई डी। लेकिन इस वाले केस में क्या, आपने ऐसे यहाँ पे वो बुलबुला बनाया है तो इस वजह से 4 सिग्मा बाई डी लेंगे हम। और जो ये पाइप है वो कितने नीचे, वो 9 mm डेप्थ पे है, तो 9 mm डेप्थ के ऊपर प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा,
9 mm डेप्थ के ऊपर इस ऑयल का प्रेशर भी लगने लग रहा होगा। 9 mm डेप्थ के ऊपर इस ऑयल का प्रेशर भी लगने लग रहा होगा, और आपने कितना लगाया 148। यानी इस बुलबुले को अगर आप कहीं और बनाते, सरफेस के ऊपर बनाते, तो हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ता? 148 माइनस 82। 82 क्या है? इस ऑयल का प्रेशर। 9 mm के डेप्थ के ऊपर, 9 mm के डेप्थ के ऊपर ऑयल का प्रेशर कितना? 82। आपने कितना लगाया? 148। भैया आप बुलबुला बना रहे हो ना पाइप में हवा मार के, आपने 148 का लगाया, और वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 4 सिग्मा बाई डी। और हमने 4 सिग्मा क्यों लिया बबल के केस में? क्योंकि ये पानी के अंदर बढ़ने लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ यही थी, भैया पानी के अंदर बुलबुला बनेगा तो 4 सिग्मा बाई डी। उसके अलावा आपने कितना लगाया? 148, और पानी का प्रेशर कितना था? 82। यानी कि इफेक्टिव कितना हुआ? 148 माइनस 82। सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा? 0.041। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर ओपन चैनल 2 मीटर वाइड, वाटर फ्लो एट ए डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर, डिस्चार्ज ओवर एन एरिएटेड शार्प क्रस्ट वियर ओवर द फुल विड्थ विद डेप्थ ओवर द वियर क्रस्ट बीइंग 0.25 मीटर, coefficient of contraction is 0.61, adjust for velocity head of approach, what would be the discharge through the channel? भैया आपको रेक्टेंगुलर चैनल दिया हुआ है जिसकी विड्थ है 2 मीटर और वाटर की डेप्थ है 0.8 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है? 0.61। आपको डिस्चार्ज बताना है इसके अंदर कितना होगा। √2g की वैल्यू आपको दे रखी है। तो जो शार्प क्रस्ट होता है, उसके अंदर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g LH⁵2। और इसको जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो हमें दे रखे है 0.61। फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ 2 मीटर थी, हाइट की वैल्यू 0.25। शार्प क्रस्ट था, ये शार्प क्रस्ट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है। एक होता है ब्रॉड क्रस्ट, जिसका भाई जो क्रस्ट होता है उसकी काफ़ी विड्थ होती है, उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? उसमें करेंगे 1.7 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज LH⁵3/2। बाकी शार्प क्रस्ट के अंदर सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज होएगा। अगला क्वेश्चन, ए स्टेडी 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय u = x + 3y + 3 एंड वेलोसिटी = 2x - y। दी स्टैग्नेशन पॉइंट इज। तो भाई आपको x ऑर्डिनेट दे रखा है, यानी u दे रखा है और v दे रखा है। तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, u भी 0 v भी 0। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यानी कि जो u है ये भी 0, y भी 0, तो x + 3y + 3 भी 0 और 2x - y - 8 = 0। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सिंपल आपको सोल्व करना है। x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगला क्वेश्चन, if the energy present in a jet of water of 20 cm dia and having a velocity of 25 m/s can be extracted by a device with 90% efficiency, the power extracted would be nearly। भाई पानी का जेट है, यानी कि पानी है, जैसे पाइप में से पानी निकलता है वैसे पानी निकलने लग रहा है, टरबाइन वगैरह से जैसे निकलता है। 20 सेंटीमीटर डाया है, 25 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी है, 90% एफिशिएंसी है। एनर्जी कितनी होएगी? तो एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है भाई, इसकी आप एनर्जी काइनेटिक वाले के हिसाब से निकाल लो। एनर्जी क्या होती है? ½ m/v²। भाई काइनेटिक एनर्जी होगी, पानी चलने लग रहा है, तो ½ mv² मल्टीप्लाई बाय जो इसकी एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी थी। मास किसके बराबर होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर होती है? डिस्चार्ज के। पानी है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलो, और डिस्चार्ज किसके बराबर होता है? एरिया इनटू वॉल्यूम की, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। तो आपकी पावर कितनी आ गई? 220.89 किलोवाट। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर बिल्कुल आ सकता है, टरबाइन वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। वही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ m/v², और मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज के। अगला क्वेश्चन, इन ए साइफन द समिट इज 5 मीटर अबव द वाटर लेवल इन ए टैंक फ्रॉम विच द फ्लो इज बीइंग डिस्चार्ज इफ द हेड लॉस फ्रॉम द इनलेट टू समिट इज 2.5 मीटर एंड वेलोसिटी हेड एट द समिट इज 0.5 मीटर, द प्रेशर हेड एट द समिट इज। तो भाई एक साइफन है, साइफन क्या होता है? भाई जैसे आप घर में क्या करते थे, बाल्टी हो गई तो बाल्टी के अंदर पाइप लगा दिया आपने और मुंह से पानी को खींचा, और एक बार पानी उस पाइप में से निकलना शुरू हो जाता था तो साइफोनिक एक्शन बन जाता था और पानी निकलता रहता था, है ना। तो उसी टाइप से होता है साइफन। भाई सीवर के अंदर साइफन होता है, वो भी वही होता है। इरीगेशन वाला साइफन भी वही है, हाइड्रोलॉजी वाला साइफन भी वही है। अब इस क्वेश्चन में देखो,
एक बाल्टी के अंदर पानी था, ठीक है, जैसे ये 1 वाली बाल्टी दिखने लग रही है, आपने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, उस पाइप की जो टॉप वाला पॉइंट है वो 5 मीटर की हाइट पे है, और जो टॉप वाला पॉइंट है यानी कि 2 नंबर वाला पॉइंट है वहाँ पे वेलोसिटी ऐड आपको कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर का। आपको प्रेशर ऐड बताना है कितना होगा, और हेड लॉस आपको पता ही है 5 मीटर का, तो सिंपल आपके इसके अंदर वो फॉर्मूला लगाना बर्नौली इक्वेशन वाला 1 और 2 पॉइंट के अंदर। जो पहले वाला पॉइंट है उसके अंदर प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, 0 रहेगी, वेलोसिटी कितनी रहेगी वो भी 0 रहेगी, डेटम ऐड कितना रहेगा वो भी 0 रहेगा। भाई जो 1 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट है यानी इस बाल्टी के अंदर, इसमें आपने डेटम भी 0 मानना, वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 रहेगी, ठीक है। और सेकंड वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऐड कितना दे रखा है 0.5 मीटर दे रखा है, हाइट कितनी है 2.5 मीटर की, हेड लॉस कितना हुआ 5 मीटर का, तो प्रेशर ऐड कितना हो जाएगा -8 मीटर, प्रेशर ऐड कितना हो जाएगा 8 मीटर का, 8 मीटर पानी यानी कि 80 किलो पास्कल। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीम फंक्शन ऑफ ए डबलेट विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ऑफ स्ट्रेंथ म्यू इज, क्या आंसर होगा μ/2π sin θ/r। जो डबलेट होता है उसके लिए स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है μ/2π sin θ/r, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा μ/2π cos θ/r। एक बार इसको देख लेना बस, ज़्यादा सीरीज लेने की जरूरत नहीं इस वाले क्वेश्चन को। स्ट्रीम फंक्शन में साइन थीटा और पोटेंशियल फंक्शन में कोस थीटा। अगला क्वेश्चन, ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक 2 मीटर डाया हैज ए बॉटम 5 सेंटीमीटर डाया, शार्प क्रस्ट orifice for which coefficient of discharge is 0.6, water enters the tank at the constant rate of 9 liter per second, at what depth above the orifice will the level in the tank become steady। तो भाई एक टैंक है, एक टैंक दे रखा है सिलेंडर टैंक, उसके अंदर पानी गिरने लग रहा है 9 लीटर पर सेकंड के हिसाब से, और साथ साथ आपने उसमें छेद भी कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब भाई जो पानी उसके अंदर उसकी लेवल सेम हो जाएगी, लेवल सेम कब होएगी भाई 9 लीटर का पानी हम उसके अंदर डालने लग रहे हैं और जो छेद आपने नीचे करा है उसमें से 9 लीटर का पानी निकलने लग रहा है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला वो करना, जैसे ये सिलेंडर है 9 लीटर का पानी आने लग रहा है, नीचे जो छेद से उसमें से ही पानी निकलने लग रहा है, तो डिस्चार्ज किसके बराबर होता है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो उसका एरिया है मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। एरिया कितना है भाई π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है, किसी भी h हाइट के ऊपर वेलोसिटी हो जाती है √2gh, और ये किसके बराबर पुट करना आपको 9 लीटर के बराबर पुट करना, बस इसमें इतना ही करना, आपको आंसर आपका आ जाएगा। तो 9 लीटर का क्या मतलब है 9 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये किसके इक्वल है, ये π/4 डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2gh, वही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी हुई है। ये 0.6 क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ये आपका क्या है 0.6, बस वो चीज़ आपको पुट करनी है, और हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 2.97 मीटर, यानी करीब 3 मीटर के करीब उसके अंदर जो लेवल है उसका सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप रहने दे सकते हो, सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A smooth plate with a sharp crust leading edge is placed along a stream flow water flowing at 2.5 मीटर पर सेकंड। भाई 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी फ्लो होने लग रहा था, आपने वहाँ पे एक शार्प प्लेट टाइप से ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपको डिस्टेंस बताना है जब भाई जो बाउंड्री लेयर है ट्रांजिशन से टर्बुलेंट के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी वाटर की 1000 kg, विस्कोसिटी 1 सेंटीपोइस है। ऑल्सो वट विल बी दी बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द डिस्टेंस, भाई बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी होगी। तो भाई पानी फ्लो करने लग रहा था, आपने कोई ऑब्जेक्ट हटा दिया तो क्या होगा, शुरू में लैमिनार फ्लो रहेगा, फिर बाद में थोड़ी रीजन के अंदर वो रहेगा ट्रांजिशन, और फिर टर्बुलेंट रहेगा। तो वेलोसिटी आपको दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड, डेंसिटी है 1000 kg, विस्कोसिटी है 1 सेंटीपोइस यानी कि 10⁻² पोइस। SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 पोइस किसके बराबर होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। तो जब ट्रांजिशन होएगा, ट्रांजिशन के ऊपर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी होती है, ट्रांजिशन के ऊपर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगी 5 × 10⁵, यानी कि 5 लाख के करीब। तो डेंसिटी आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, आप x इजीली निकाल सकते हो, x आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर चलने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट हो जाएगा।
उसके अलावा बाउंड्री लेयर की थिकनेस के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। डेल्टा क्या है भाई, जो वो है बाउंड्री लेयर की थिकनेस, एक्स क्या है आपका भाई 0.2, कितने डिस्टेंस चलने के बाद वो ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेल्टा आ गया 0.141। बस ये वाला क्वेश्चन आने के कम ही चांस है, बाकी इसको याद कर लेना। डेल्टा बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोटेशन स्पीड इन आरपीएम ऑफ ए 0.8 मीटर डाया सिलेंड्रिकल कंटेनर हेल्ड विद द एक्सिस वर्टिकली। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, आप उसको कितनी स्पीड से रोटेट करो कि भाई जो फ्लूइड है 0.6 मीटर हाइट तक राइज कर जाए और बीच में 0.3 मीटर का सर्कुलर स्पेस बच जाए। ऑन द बॉटम अनकवर्ड, जैसे कि भाई ये सिलेंडर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ था, आपने इसको गोल गोल इतनी स्पीड से घुमाया, सारा पानी क्या हो जाएगा, किनारों पे इकट्ठा हो जाएगा और बीच में स्पेस आ जाएगा और इस स्पेस का डायमीटर नीचे की तरफ 0.3 मीटर बचेगा। तो जो हाइट होती है इसके अंदर, जो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के अंदर हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है भाई v² डिवाइड बाई 2g या फिर w²r² डिवाइड बाई 2g। रेडियस हमें पता है भाई, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंडर का 0.4 मीटर। और अगर हम बिल्कुल बॉटम वाले पॉइंट पे देखें तो हमें रेडियस कितना लेना पड़ेगा 0.15 मीटर, क्योंकि भाई इसने बताया हुआ है ना बिल्कुल नीचे की तरफ 0.3 मीटर तक कोई पानी नहीं बचेगा। तो फॉर्मूले में आपको पुट करना, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πn/60। ओमेगा यानी कि रोटेशन कितनी होती है 2πn/60। और हाइट क्या होएगी भाई, दोनों का डिफरेंस h1 - h2, कितनी हाइट तक पानी चला गया 0.6 मीटर तक भाई w²r² -w²r1² 0.6 मीटर। W की जगह आपको 2πn/60 रखना है, n की वैल्यू आ जाएगी 88.4। अगला क्वेश्चन, फिर ये बाउंड्री लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछ रखा है भाई कितने डिस्टेंस के बाद चलने के बाद रेनॉल्ड्स नंबर आपका 100 और 484 होएगा। तो जो फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डेल्टा बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का आपको डिफरेंस मतलब रेशो बताना था, एक्स आपस के अंदर कट जाएगा और रेनॉल्ड्स नंबर आपको एक बार तो 484 दिया हुआ है, एक बार 100 दिया हुआ, तो आपको रेशो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। यानी कि जो लैमिनार लेयर की थिकनेस का रेशो वो कितना आ जाएगा 2.2। तो ठीक है दोस्तों, ये 150 नंबर क्वेश्चन था। हमने ESC 2018 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। 2024 से हमने करना शुरू किया था, हमारे 2018 तक की इंजीनियरिंग सर्विस के जितने भी पेपर हैं सभी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियर डिस्कशन के ऊपर मिल जाएगी। आपको लेक्चर हेल्पफुल लगाओ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।